नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ऐसा लगता है कि आजकल हमारे मंत्री संतरी जो हैं वो टीवी चैनलों से तो डरते नहीं, क्योंकि टीवी चैनल तो वही कहते हैं, वही करते हैं जो वो चाहते हैं। टीवी चैनल्स तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही नैरेटिव चलाते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं उनसे उनको बहुत डर लगने लगा है। वो बहुत ज्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं, उनकी बात दूर दूर तक पहुंचती जा रही है और इसीलिए लगातार यूट्यूब पत्रकारों पर अलग अलग तरीके से हमलों की खबरें आ रही हैं। कल जो बिहार से खबर आई है वो चौंकाने वाली भी है और परेशान करने वाली भी है। एक यूट्यूबर है दिलीप कुमार साहनी उर्फ दिवाकर। अब दिवाकर अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लोकल चैनल है, लोकल खबरें कवर करते हैं। दरभंगा की बात है कि वहां पर रामपट्टी गांव में, यह सिंगवाड़ा थाना का रामपट्टी गांव है, वहां बिहार सरकार के जो नगर विकास मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से ये हैं, विधायक हैं, जीवेश मिश्रा, वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे। किसी के घर कोई कार्यक्रम था, उसमें वो जा रहे थे। रास्ते में दिवाकर ने अपना माइक लगाया और सड़क के बारे में जानकारी पूछी। किसी सड़क की जानकारी थी कि यह सड़क कब बनेगी। अब पत्रकार का काम तो यही है कि वो मंत्रियों से ये सब पूछे, लेकिन दिवाकर के सवालों का जवाब देने के लिए कहा यह जा रहा है कि उसके कपड़े फाड़ दिए गए, उसको मारा पीटा गया और उसके साथ बदतमीजी की गई। कहा गया कि इसका मोबाइल लो और इसका सारा रिकॉर्डिंग जो है वो मिटा दो। ये सारा कुछ आरोप लग रहा है और ये आरोप अब केवल दरभंगा तक सीमित नहीं रह गया है। तेजस्वी इस मामले को उठा रहे हैं। तेजस्वी का कहना है, तेजस्वी वहां पहुंचे भी, सिंगवाड़ा थाना पहुंचे और वहां पर केस दर्ज कराया। उनका कहना है कि पुलिस ने अगर हिरासत में नहीं लिया मारने पीटने वालों को, यानी जीवेश मिश्रा को, तो हम चक्का जाम करेंगे। तेजस्वी का कहना है कि पत्रकार को न केवल मारा पीटा गया बल्कि मां की गाली भी दी गई और इसीलिए पलटकर सवाल पूछ लिया उन्होंने कि क्या प्रधानमंत्री अब भी रोएंगे। अब प्रधानमंत्री महोदय तो कह चुके हैं, मैं शिव का भक्त हूं, सारी गालियां, सारा अपमान, सारा जहर पी जाता हूं। अब वो जहर पीने के बाद उगलते हैं कि नहीं उगलते हैं ये हम नहीं जानते, लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि इस तरह के मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं आएगा। जीवेश मिश्रा जी ने तो कह दिया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई थी, पत्रकार ने खुद ही अपने कपड़े फाड़ लिए। यह भी कह दिया कि पत्थर रखा हुआ था रास्ते पर और गाड़ी के ऊपर पत्थर से हमला करने की तैयारी थी। मतलब सारा का सारा आरोप उस बेचारे यूट्यूबर के ऊपर डाल दिया मंत्री ने। एक यूट्यूबर इतना पावरफुल हो गया कि सिक्योरिटी के साथ चल रहे मंत्री जी के ऊपर उसने पत्थर फेंकने की कोशिश की और मंत्री जी के ऊपर नहीं, गाड़ी के ऊपर उसने पत्थर फेंकने की कोशिश की और खुद से कपड़े फाड़ लिए। और मंत्री जी की तरफ से किसी ने यह सब रिकॉर्ड करना जरूरी नहीं समझा कि सबूत के तौर पे दिखा दें कि देखो पत्रकार खुद ही यह सारा कुछ कर रहा है। और यह पहली घटना नहीं है। यूट्यूब पत्रकारों के साथ, जो रिपोर्टर्स होते हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों के भी लोगों की बदतमीजी की जो खबर है ये पहली नहीं है। कोई नहीं चाहता कि उससे सवाल पूछा जाए और छोटे छोटे पत्रकार जब ये सवाल पूछते हैं या रिपोर्टर्स ये सवाल पूछते हैं तो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहीं कह दिया जाता है इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं। गिरिराज सिंह का एक वीडियो आ रहा था, उनसे विकास के बारे में किसी पत्रकार ने सवाल किया तो उन्होंने कह दिया, अरे ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। कारण ये है कि गोदी मीडिया ने आदत डाल दी है कि कैसे सवाल पूछने हैं। सवाल पूछना है कि आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। सवाल पूछना है आपके पॉकेट में बटुआ होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही प्यारे प्यारे मीठे मीठे सवाल पूछने हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खास तौर पर यह आदत पड़ गई है कि केवल ऐसे ही सवाल उनसे पूछे जाएं जिनमें विकास का मामला, जिनमें किसी परेशानी का मामला, जिसमें किसी शिकायत का मामला किसी तौर पे ना आए, सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी बातें हों, सत्ता का परसेप्शन बने। इसीलिए उल्टा सवाल पूछने वालों से ये बहुत डरते हैं, न तो उनको इंटरव्यू देते हैं और ना ही वो सड़क पर मिल जाए तो उनका जवाब देना चाहते हैं। दरअसल बिहार में सारी चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। शुरुआत अगर करें एसआईआर से, एसआईआर बहुत साफ एक ऐसी योजना की तरह विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एसआईआर एक ऐसी योजना की तरह लाया गया जिसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। चुनाव आयोग को यह लगता था कि वो अपने तरीके से एसआईआर करा लेगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। राहुल गांधी ने सवाल उठाया तो एक हफ्ते की उनको धमकी दे दी गई कि या तो हलफनामा डालो और या फिर माफी मांगो।
अब राहुल गांधी ना माफी मांगने वाले थे, ना हलफनामा देने वाले थे, ये सब हम जानते हैं, लेकिन ये सब तो टीवी चैनलों और यूट्यूब चैनलों की बहस की बात होती है। असल में जहां से तय होता है वो सुप्रीम कोर्ट से होता है। बहुत उम्मीद हमें भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ कहा है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई गई तो पूरा का पूरा एसआईआर रद्द कर दिया जाएगा, न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में रद्द कर दिया जाएगा, वो बड़ा मजेदार है। यह टिप्पणी अपने आप में बहुत मजेदार है। कारण यह है कि इसके पहले चुनाव आयोग ने लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि हम जैसे चाहें वैसे चुनाव करें, यह हमारा प्राधिकार है, आप इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना करें। मैं कानून का कोई बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का कस्टोडियन होता है, और इसीलिए संविधान के अनुसार बनी हुई किसी भी संस्था के मामले में अगर कोई विवाद आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। चुनाव आयोग कोई आसमान में तो बना नहीं है, किसी ईश्वर के आशीर्वाद से, किसी नॉन बायोलॉजिकल तरीके से पैदा हुई चीज तो है नहीं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग संविधान के नियमों के अनुसार बनाई गई एक संस्था है जिसका काम है संविधान के नियमों के अनुसार चुनाव करवाना। अब जब वह संविधान द्वारा बनाई गई संस्था है तो सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर प्राधिकार क्यों नहीं होगा, ज्यूरिसडिक्शन क्यों नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का? अगर उसने 65 लाख लोगों के नाम काट दिए तो ये 65 लाख लोग कहां जाएंगे? अगर इनमें से 10 लाख लोग भी ऐसे हैं जिनका नाम नहीं कटना चाहिए था तो वो लोग कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कौन सा रास्ता है जो वो लोग पकड़ेंगे? तो इसीलिए लोग पहुंचे हुए हैं, एसआईआर की गड़बड़ियों के खिलाफ पहुंचे हुए हैं। जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को यह अच्छा नहीं लग रहा है। चुनाव आयोग तो चाहता था वो जैसे चाहे वैसे चुनाव कराए, पहले 65 लाख लोगों के नाम काट दे और फिर 10, 20, 25 लाख लोग ऐसे जोड़ दे जिससे उसको और सरकार को फायदा हो। और यह खेल तो लगातार देखा जा रहा है। कर्नाटक से खबरें आ रही हैं, गुजरात से खबरें आ रही हैं, राजस्थान से खबरें आ रही हैं, कहां कहां से खबरें आ रही हैं कि किस तरह से फर्जी लोगों को जोड़ा गया और ऐसे लोगों के नाम काटे गए जो विपक्ष के वोटर थे। अब यह खेल अगर चुनाव आयोग नहीं कर पाता है बिहार में तो आप समझिए भारतीय जनता पार्टी की पहली हार तो यहां पे ही हो गई। अगर गठबंधन के अंदर का खेल देखें तो अंदर भी खेल चल रहा है। अभी कल की बात है कि जीतन राम मांझी साहब का बयान आ गया कि हमको नेशनल पार्टी बनना है और इसलिए कम से कम 15 सीटें हमको दी जाए, और अगर 15 सीटें नहीं दी जाएंगी तो हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं चिराग पासवान साहब, वो कह चुके हैं कि हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान साहब और नीतीश कुमार के बीच में 36 का आंकड़ा है, ये सब लोग जानते हैं। तो अभी बहुत कुछ तय नहीं हुआ है। एक सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आम चर्चा है इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, ये संभावना है। अब नीतीश कुमार इतने सीधे आदमी तो हैं नहीं, वो भी अपना खेल खेलेंगे कि अगर चुनाव मिलके लड़ते हैं और जीत जाते हैं और हमारी सीट कम भी आती है, जैसा पिछली बार हुआ था, तो भी हम ही गद्दी पर बैठे। इधर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो गद्दी नशीन होना चाहते हैं। कब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाते रहेंगे, उनका नंबर भी तो आएगा। तो जो खींचतान चल रही है एनडीए के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनडीए चुनाव हारने जा रहा है, ये बात मैं बहुत क्लियर कह दे रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी कोई ऐसा सर्वे नहीं है जिसके आधार पर मैं कह सकूं कोई भी जीत सकता है। लेकिन एनडीए के अंदर जो खींचतान की खबरें आ रही हैं वो खबरें चिंता पैदा करने वाली तो होंगी ही। और इसीलिए कल राहुल गांधी जब पंजाब में थे, और पंजाब में जो उनके साथ हुआ है, वो उन इलाकों में जाना चाहते थे जहां समस्याएं हैं, लेकिन जो ही पाकिस्तान की सीमा के पास के इलाकों में जाना चाहते थे उनको रोक दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग भारत की सीमा की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे खतरा है? विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता पंजाब जाता है, लोगों से मिलता है, गांव-गांव में, घर-घर में जाते हैं और उनको रोका जाता है सुरक्षा के नाम पर ताकि वो जनता से मिल ना सके। अपने आप में यह कमाल की बात है। उधर दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री महोदय गए हुए थे बिहार में, और बिहार में जब चुनाव में बोलेंगे तो घुसपैठिए के बिना तो बोल नहीं सकते। तो उन्होंने कह दिया कि आरजेडी और कांग्रेस जो हैं वो घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, केंद्र से 11 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है
और फिलहाल बिहार में थे वो। अगर हम इस तरफ की सीमा की बात देखें, बांग्लादेश के सीमा की बात देखें, तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस की सरकार है। उड़ीसा में भी नहीं है, बंगाल में भी नहीं है, और भी आप देखते चले जाइए, किसी भी स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है। आरजेडी को सत्ता से बाहर हुए 20 साल से ज्यादा वक्त हो गया। तो मोदी जी बताएंगे कि आखिर ये घुसपैठिए किस तरह से कांग्रेस और आरजेडी से सहयोग कर रहे हैं, और मोदी जी और उनकी सरकारें जो तमाम राज्यों में हैं वो इस घुसपैठ को रोक क्यों नहीं पा रही हैं। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है, लेकिन इस सवाल को बार बार पूछना होगा, हर बार पूछना होगा जब वो घुसपैठियों की बात करते हैं। दूसरी बात यह कि 65 लाख नाम काटे गए, उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं बताया गया। तो घुसपैठियों का यह पूरा मुद्दा फर्जी है। अगर आप देखें तो बांग्लादेश से घुसपैठिए क्यों आएंगे भाई? 1971 में आए थे, जब वहां खतरा था, पाकिस्तान की सेना लगातार वहां लोगों को मार रही थी। आए थे, कुछ लौटे, कुछ रुक गए, उनको आप जांच कीजिए। लेकिन अब क्यों आएंगे? आर्थिक स्थिति उनकी हमसे बेहतर है, पर कैपिटा इनकम उनकी हमसे बेहतर है। वो भारत में क्यों आएंगे जहां ना रोजगार मिल रहा है? मतलब यहां के लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है, तो बाहर से आके कहां से रोजगार मिल जाएगा? और नीतीश बाबू की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार इतनी ज्यादा अक्षम क्यों है, जिसमें बीजेपी के भी मंत्री हैं, इतनी ज्यादा नाकारा, नालायक और अक्षम क्यों है कि उसके प्रदेश में घुसपैठिए घुस जाते हैं, कार्ड बनवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और वो कुछ कर नहीं पाती है। दरअसल आधार को लेकर चुनाव आयोग ने एक बार और कल कोशिश की थी कि आधार को किसी तरह से हटवा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कहा कि अगर फर्जी आधार बन सकता है तो फर्जी पासपोर्ट भी बन सकता है। अगर फर्जी आधार बन सकता है तो फर्जी मार्कशीट भी बन सकती है। कागज तो कोई भी फर्जी बन सकता है। इसलिए यह आरोप लगाकर कि आधार कार्ड फर्जी बन सकता है, आप यह नहीं कर सकते कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में शामिल होने का आधार नहीं मानेंगे। तो एक तरफ चुनाव आयोग परेशान है कि हर आदमी आधार लेकर पहुंच जाएगा तो आपको शामिल करना पड़ेगा, अब आपकी मजबूरी हो गई। अगर आधार पर बिहार का एड्रेस है और वो बंदा राजस्थान में नौकरी करता है या मुंबई में नौकरी करता है, तो भी वो बिहार का वोटर हो सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसने अपना वोट ट्रांसफर ना कराया हो राजस्थान में और मुंबई में। और हम जानते हैं कि तमाम जगहों पर काम करने वाले लोग अपने गृह प्रदेश में लौटते हैं और वोट देते हैं। अपना वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड अपने गृह प्रदेश का ही रखते हैं, क्योंकि परमानेंट तो यही है। छोटे शहरों में जाकर एक एक कमरे में 4-4 लोग रहते हैं, नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो कोई परमानेंट एड्रेस थोड़े हो जाता है। अब इस बहाने उन लोगों के नाम काट देना, ये तो गलत था। आधार कार्ड के आने के बाद अगर विपक्ष की पार्टियां स्मार्टली काम करेंगी तो वो सारे लोगों का नाम दोबारा जुड़ जाएगा। तो एक तरफ चुनाव आयोग परेशान है, दूसरी तरफ मोदी जी से मेरा सवाल है कि घुसपैठियों के अलावा कोई और मुद्दा भी तो उचारिए। केरला कांग्रेस ने अपमान कर दिया, किसी ने मां की गाली दे दी, घुसपैठिए, इसके अलावा भी तो कोई मुद्दा होना चाहिए ना। याद कीजिए, आपने बिहार में हाथ फैला फैला कर कहा था 10,000 करोड़ दे दूं, 20,000 करोड़ दे दूं, 30,000 करोड़ दे दूं, इतना करोड़ दिया। नीलामी वाली भाषा में आपने सब कुछ किया था। तो यही बता दीजिए कि जितने 1,000 करोड़ आपने बिहार को दिए हैं वो गए कहां? यही बता दीजिए कि उस 30, 40, 50, 60 हजार करोड़ से बिहार में कितनी नौकरियां आई, कितना विकास हुआ। अगर यह भी नहीं बता पा रहे हैं तो यह बता दीजिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। यही बता दीजिए कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है, उस बाढ़ से लोगों को बचाने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए क्या किया गया। यह सब कुछ नहीं बता पा रहे हैं। घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। तो यही बता दीजिए कि कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों की कैसे मदद कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस और आरजेडी घुसपैठियों की मदद कर रहे हैं तो आपकी सरकार उनको रोक क्यों नहीं पा रही है। कितने केस आपने किए हैं कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ इस बात को लेकर कि घुसपैठियों को वो सहयोग कर रहे हैं। अगर इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं कि विदेशी नागरिकों को देश में बसा रहे हैं, तो आपने अभी तक कोई केस क्यों नहीं किया। आपकी आर्मी, आपका फलां ढिमका सारा सिस्टम क्या कर रहा है। इतना कमजोर कैसे हो गया आपका सिस्टम कि 11 साल में घुसपैठियों को मदद करने का एक भी आरोप कोर्ट में आप नहीं लगवा पाए कांग्रेस, आरजेडी या किसी विपक्षी पार्टी के खिलाफ।
झारखंड में चुनाव था तो वहां कर रहे थे घुसपैठिए घुसपैठिए। बिहार में चुनाव आया तो यहां घुसपैठिए घुसपैठिए करने लगे। सारा माहौल सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ ध्रुवीकरण कर सकें। इससे ज्यादा घुसपैठ पर कुछ कर नहीं पाए। क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे आप? 11 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद क्या मां की गाली, घुसपैठिए, बिहार में ये, बिहार में वो, इसके अलावा कोई मुद्दा आपके पास है ही नहीं? और अगर नहीं है तो आपको भी सोचना चाहिए और साथ में बिहार की जनता को भी सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ कि 11 साल के मोदी जी के शासन और 20 साल के नीतीश कुमार के शासन में कोई ऐसी बात ही नहीं हो पाई जिसके नाम पर ये लोग वोट पा सके। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।